Hello, my dear students. Today we will discuss about growth and decay of current in a LR circuit. हम लोगों ने इंडिविजुअली रेसिस्टर की पढ़ाई कर ली करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बिहेवियर, रेसिस्टेंस से किस तरीके से पोटेंशियल का ड्रॉप होता है. इस टॉपिक में ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देख लिया इंडक्टर क्या है, कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं. आज हम उस इंडक्टर के बारे में डिस्कस करने आए हैं जिसके पास एक रेसिस्टेंस भी है. डोंट थिंक यहां एक रेसिस्टेंस लगाया गया है. ये क्या है, जो इंडक्टर है इसी के पास दो प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक रेसिस्टर और दूसरा इंडक्टर, इंडक्टेंस या रेसिस्टेंस. ओके, तो उन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट क्या है, हमने सुना था कि इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, कैपेसिटर के केस में भी करते थे. बैटरी लगाई, इंडक्टर चार्ज हो गया. बैटरी हटाई, इंडक्टर की करंट जीरो, बैटरी हटाई तो करंट जीरो हो गई. बोलने से होता है, इतना आसान नहीं. ये एक फंक्शन के रूप में, एक फंक्शन के तौर पे करंट के चार्जिंग होती है और करंट का डिके होता है. उस फंक्शन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और पूरे इसकी एनालिसिस करेंगे और टॉप क्वालिटी के एससी वर्मा और डीसी पांडे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डिके से. सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट हेडिंग लगा लेंगे, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट. ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को. शुरुआत में क्या है, आपने देखा है ये जो सर्किट मैंने लगाया हुआ है इसमें डबल स्विच लगाए मैंने. एक स्विच यहां बीच वाली ब्रांच में लगाया हुआ है और एक स्विच ये बैटरी के साथ लगाया हुआ है. मुझे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी मैं स्विच को चालू कर लूंगा या किसी स्विच को बंद करना होगा तो बंद कर लूंगा. एट द टाइम आप देख रहे हैं कि दोनों स्विचेस क्या है, ओपन है. तो दोनों में करंट क्या होगी, दोनों से फ्लो ऑफ करंट क्या होगी, जीरो. बोलो क्लियर है. तो मैं यहां से मेंशन करना शुरू करता हूं. इसमें मैथमेटिक्स होने वाली है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कोऑपरेट करेंगे. ओके, इनिशियली switches are open, so I can say at t equal to 0 current would be also 0. अभी स्विच क्या है, ओपन है, दोनों ही स्विचेस. अब मैं ग्रोथ करवाना चाहता हूं करंट का, मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर करवाना चाहता हूं. तो मैं क्या करूंगा, इस वाले स्विच को क्लोज कर दूंगा और इस वाले स्विच को ओपन रहने दूंगा. इस स्विच के क्लोज होने से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस वाले सर्किट में. इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी. ओके, इज दैट क्लियर? सो आई कैन से नाउ स्विच S1 इज क्लोज. कौन सा स्विच क्लोज कर दिया मैंने, ये S1, इसको मैंने क्लोज कर दिया. बोलो इसके क्लोज करने से क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. स्विच S1 इज क्लोज एंड सर्किट क्या हो गया, इज कंप्लीटेड. सर्किट कंप्लीट हो गया. अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख करके आए और पढ़ाई करके आए. क्या होगा, जैसे ही यहां से करंट निकलेगा, बोलो इंडक्टर के अंदर करंट जाएगा तो इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने लगेगा. ये सब हम पढ़ चुके हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने लगेगा मींस चार्ज होने लगेगा इंडक्टर. सुनते जाना, समझते जाना. करंट increases in inductor, a self-induced EMF produced in it. ठीक है, इंडक्टर में क्या हुआ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने लगा
जिसकी वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं माइकल फैराडे और लेंज लॉ की हेल्प से। इज दैट क्लियर? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने इसको डिस्कस किया था। दिस इज कॉल्ड फैराडे लॉ एंड माइनस इज फॉर लेंज लॉ। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो गया इसके अंदर, बोलो क्लियर? नोट कर लो पहले इतना, फिर डिस्कस करते। इतना नोट कर लो, 1 2 3 नोटेड। चलो अब मैं किरचॉफ्स लॉ का यूज करना चाहता हूं, किरचॉफ्स लूप रूल का। उसके हिसाब से मैं इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहता हूं। फिर वहां पर पोटेंशियल के ड्रॉप से मैं करंट का फंक्शन बना लूंगा और देखूंगा कि किस तरीके से करंट क्या कर रही है, ग्रो कर रही है इंडक्टर के अंदर। ओके, यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। अब सारे लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि किरचॉफ लूप रूल क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ करके आए हैं, जिन लोगों को पता अच्छी बात, लेकिन जो लोग बाय द वे नहीं पढ़ पाए थे और जानने के इच्छुक है तो यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ बाय गैंग और फिजिक्स। आपको वहां पर मेरा एक किरचॉफ्स लॉ का लेक्चर मिल जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपको डाउट्स है तो यहां से किरचॉफ्स लॉ में हम कहते थे किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और पूरे सर्किट में घूम करके उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। पोटेंशियल ड्रॉप रेसिस्टर के अक्रॉस यहां हो सकता है, इंडक्टर के अक्रॉस यहां हो सकता है। रेसिस्टर के अक्रॉस कितना होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्कस किया है, इस चैप्टर में भी डिस्कस किया है। इंडक्टर के अंदर ड्रॉप कितना हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। बैटरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, माइनस टर्मिनल से प्लस जाएंगे तो फायदा होगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो नुकसान होगा। चॉइस आपकी, आप चाहे रोटेशन को या इसके अंदर रोटेशन को कैसे भी सेलेक्ट करो, इधर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, इट मींस एंटी क्लॉकवाइज, चॉइस इज योर्स। तो मैंने मान लो यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, BA। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? और ये इस तरीके से जा रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। इज दैट क्लियर? देयर शुड बी नो डाउट। ओके, सो आई कैन से द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल inside a resistor will be IR. Is there any problem? Should be no problem. Drop of potential in a resistor is always I times of R. Okay, and drop of potential in the inductor will be minus times of L di upon dt. Is that clear? बोलो, घूम के आया, स्विच क्लोज है, ये वाला स्विच तो ओपन है, तो यहां से तो कोई मतलब नहीं है। इधर आया, माइनस टर्मिनल से प्लस पड़ गया, मतलब मुझे फायदा हो गया कितने वोल्ट का, ई वोल्ट का, जो भी ईएमएफ मैंने बैटरी का लगाया हुआ है सर्किट के अंदर, और मैं घूम करके कहां पहुंच गया, इसी पॉइंट ए पर। और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मैं यहां पे किरचॉफ्स लूप रूल का रिवीजन भी करवा देता हूं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, सॉरी अक्रॉस द लूप क्या होने वाला है, उसका सम क्या होने वाला है, 0 के बराबर। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत है? इज एनी प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए। अब समझो, इसको मैं उधर ले जा रहा हूं, DI ओवर एल डी आई ओवर DT को, इसको यहां रुक रहा हूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, E माइनस IR। इसको मैंने इधर ही रोक लिया, इसको उधर भेजा, ये प्लस का हो गया DI अपॉन DT। सोच करके देखो हम कर क्या रहे हैं, हम करंट का एक फंक्शन बनाना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि करंट किस तरीके से इंडक्टर में ग्रो करती है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहने वाला है, करंट के ऊपर रहने वाला है। बोलो, इज दैट क्लियर? अब सवाल पैदा होता है कि यहां पर करंट का फंक्शन हम किस तरीके से बना सकते हैं। बोलो, तो वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, यहां पर आई है और इसका वेरिएबल कौन है, DI, तो मैं इसको इधर डिवाइड कर देता हूं ला करके, E माइनस IR अपॉन DI, इधर हुआ L अपॉन DT। इज दैट क्लियर?
फंक्शन बनाना चाहता हूं, इसको पलट के अगर सीधा करके लिख लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई कैन से डी आई अपॉन ई माइनस आई आर विल बी इक्वल टू डी टी, पलट के उल्टा हो जाएगा ऊपर और एल क्या आ जाएगा नीचे। एंड एवरीबडी नोज अबाउट द एल, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, यूनिट इज हेनरी। बहुत कुछ सीख चुके हैं, सोलेनॉइड के लिए भी निकाला था, रेक्टेंगुलर टोरॉइड के लिए भी निकाला था। बोलो, अब यह फंक्शन बनकर रेडी हो गया करंट का। अब बड़ा मुद्दा यह है कि मुझे इस डी आई को आई में कन्वर्ट करना है, मतलब फंक्शन बनाना है करंट का। सो व्हाट शुड आई डू, मुझे अब इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? और फंक्शन इंटीग्रेशन किसका कर रहा हूं मैं, करंट के लिए। तो मैं मान ले रहा हूं जब टाइम जीरो था, लिमिट्स के लिए, जब मैंने शुरुआत की थी, आपको याद है जब मैंने शुरुआत की थी, स्विच को मैंने ओपन रखा था, तो मैंने बोला था जब करंट जीरो, सॉरी जब टाइम जीरो है तो उस दरमियान करंट भी क्या है, जीरो। और मैंने मान लिया कुछ समय के बाद करंट कितनी हो गई होगी, आई। हाँ, कितनी मैक्सिमम में हो जाएगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चलकर, अभी जनरल रिलेशन बना रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहां यह पैदा होता है, आई ई माइनस आई आर का इंटीग्रेशन कितना होगा। इज दैट क्लियर, कितना इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं इस साइड से। हमारा जो भी डायग्राम से रिलेटेड चीजें थी उनको हमने क्लियर कर लिया। अभी हमारा स्विच यही क्लोज रहेगा, ये वाला ओपन रहेगा। मैं अभी से हिंट कर दे रहा हूं, ये वाला तब क्लोज हो जाएगा जब हम डीके के बारे में डिस्कस करेंगे, तब मैं इसको ओपन कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, क्लोज, मतलब बैटरी को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। चलो, हिंट के लिए इतना काफी है। अब सवाल यह पैदा होता है इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। जो लोग मैथमेटिक्स के लोग हैं उनके लिए तो आई थिंक कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है, आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहां पर एक प्रॉब्लम आ सकती है इसको इंटीग्रेट करने की। तो सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिख दूं क्या, कि कितना इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट आने वाला है, कि इंटीग्रेट करके आपको बताऊं। बोलो, सर रिकॉर्डेड है, कैसे बोल सकते हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। चलो, मैं पहले आपको बता देता हूं ये कितना आने वाला है। ये आएगा -1/r ln e माइनस आई आर अपॉन ई। और ये सबको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dt dt विल बी t। ये सबके लिए बहुत आसान है। ये कितना हो जाएगा, t अपॉन l। बोलो, ऐसा है ना। तो इसको सिंपली लिख देंगे क्या, t अपॉन l। इतना इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है ये कैसे आएगा। तो क्या मैं इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं, या आप इस चीज को ऐसे ही डाइजेस्ट करना चाहते हैं। आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बार बता देना चाहिए, ताकि जो लोग सच में मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, आप समझना चाहते हैं कैसे हुआ है, तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलो मैं इसको बता देता हूं कैसे हुआ। ठीक है, इतना रिजल्ट आ गया। अब यहां से मैं वैल्यूज को आगे सॉल्व करके निकाल सकता हूं, या एक बार मैं ऐसा करूं पूरा डेरिवेशन कर दूं, फिर मजा नहीं आएगा। चलो मैं पहले इसका इंटीग्रेशन बताता हूं ये कैसे आया। इतना आप नोट कर लो इस साइड का, मैं इधर इंटीग्रेशन इधर बता दे रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन एल इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू आई। अब देखो यहां पर अगर हम थोड़ा सा इजी करना चाहें इंटीग्रेशन को, तो कुछ फंक्शंस को हम एज्यूम कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को कुछ मान सकते हैं। जैसे इस वाली वैल्यू ई माइनस आई आर को मैं x के बराबर मान लेता हूं, क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर, सॉरी डिफरेंशिएशन कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहां क्या है डी आई और यहां क्या है डी टी।
तो मैं जब इसके डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बाद में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले वेरिएबल फंक्शंस तो बना लूं एटलीस्ट। दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स, बोलो डी ई अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ आई आर। बोलो ये तो क्या हो गया, जीरो। सवाल का जवाब सबको पता होना चाहिए, ये जीरो क्यों हो गया। बोलो ये क्या पोटेंशियल, ये क्या कांस्टेंट फंक्शन। हमारे लिए वेरिएबल कौन है, करंट। ध्यान रखना करंट वेरिएबल है, क्योंकि सर्किट में कौन ग्रो कर रहा है, करंट। तो वेरिएबल कौन है, करंट। कभी करंट की वैल्यू कम होगी, आफ्टर सम टाइम करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मींस वेरिएबल कौन है, करंट। तो ये क्या है, कांस्टेंट। और आपको पता है डिफरेंशिएशन में जो वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। इज दैट क्लियर, शुड बी क्लियर। तो आई कैन से कि डी एक्स विल बी इक्वल टू, अच्छा मैं ये डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूं मैं ये भी बता दूं, ताकि कुछ लोग ये कहे ना कहे बाद में कि ये क्यों कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा, ई माइनस आई आर को मैंने एक्स मान लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि इस डी आई की वैल्यू मैं कहां से लाऊंगा। डी आई की वैल्यू भी मुझे पता करनी पड़ेगी, तभी मैं इसको क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेट। क्योंकि इसको तो मैंने एक्स मान लिया, तो डी आई को भी मैं एक्स के टर्म्स में ही पता करूंगा। दैट्स वाई मैं इसका क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन। और यहां से क्या निकाल लूंगा, डी आई की वैल्यू। और इसकी वैल्यू मैंने x मान रखी, तो इसको उठाकर यहां x रख दूंगा। डी आई की वैल्यू यहां से आई है, उसको उठाकर यहां रख दूंगा और इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा। जब लिमिट डालने की बारी आएगी तो x e माइनस आई आर को क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। इज दैट क्लियर। चलो ट्राई करते हैं। ये जीरो हो गया। अब बताओ यहां कौन कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस। तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचा, माइनस आर डी आई अपॉन डी टी। जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। रेसिस्टेंस को बाहर कर लिया, डी आई अपॉन डी टी। इज दैट क्लियर। या आप चाहो तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, लेकिन उसके लिए दोनों वेरिएबल होने चाहिए। यहां ये कांस्टेंट है तो सिंपली इसको बाहर कर लिया। ये पता चल गई मुझे एक्स डीएक्स की वैल्यू, लेकिन डीएक्स नहीं चाहिए मुझे, कौन चाहिए, डी आई। तो मैं इसके लिए डी आई को सेट करने जा रहा हूं। डी आई विल बी माइनस 1 अपॉन आर। डी आई को जब इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा एक्स, सॉरी डी एक्स डी टी। डी आई मुझे निकालना था ना, डी एक्स इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस आर। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। एक सेकेंड, तभी मैं सोचू क्या यहां पर भी तो मुझे करना चाहिए था ना, डी एक्स अपॉन डी टी। अरे बोलो, इसको डिफरेंशिएशन करना ही भूल गए। इज दैट क्लियर। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। यहां से डी आई की वैल्यू ना, वेरी क्लियर, 1 अपॉन आर डी एक्स। अभी क्लियर है। इसको कोई इक्वेशन 1 मान लो। इज दैट क्लियर। बोलो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो। क्या कर रखे, लिख दो, x इज इक्वल टू ई माइनस आई आर एंड डी आई इज इक्वल टू -1 अपॉन आर डी एक्स। क्या करो, पुट इन 1। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब दोनों फंक्शन एक जैसे हो जाएंगे। डी आई की जगह दिस वैल्यू, ये भी किसका फंक्शन बन जाएगा, एक्स का। इसको मैंने क्या मान रखा है, एक्स। तभी दोनों आसानी से क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट। वरना अलग अलग फंक्शन होंगे तो इंटीग्रेट नहीं होंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। इज दैट क्लियर। चलो अब यहां पर रख देता हूं और इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं। डी आई की जगह मैं रख सकता हूं कितना, लिख देता हूं एक बार, पुट इन 1। यहां लिख भी तो दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो यहां से डी आई को मैं लिख सकता हूं -1 अपॉन आर डी एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आई। और बोलो ई माइनस आई आर की वैल्यू कितनी है, एक्स। इज दैट क्लियर। विल बी इक्वल टू डी टी ओवर एल। अब अपन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, 0 से टी 0 से आई। बोलो ये तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ डी एक्स। और डी टी टी हो जाएगा, लिमिट 0 से टी, तो कोई डालने का मतलब नहीं है 0, तो कितना हो जाएगा, सिंपली टी अपॉन एल। इज दैट क्लियर। अब यहां पर एक बात मुझे समझनी होगी या मुझे पता होनी चाहिए, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, आपको बहुत बार मैं इस बात को बता चुका हूं कि इसका इंटीग्रेशन ln x होता है। इज दैट क्लियर। 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज ln x।
सो आई कैन से -1/r और इंटीग्रेशन हो गया इसका ln x. इज दैट क्लियर? लिमिट फ्रॉम 0 to I इज इक्वल टू t/l. बोलो, अब यहां पर ये गलती मत कर देना कि x की जगह i रख दो और ये रख दो और 0 कर दो और इसको वैल्यू डाल के खत्म कर दो. पहले मुझे x की रियल वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी तो मैं लिमिट डाल सकता हूं. और x की रियल वैल्यू क्या थी? e - ir. इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं रखूंगा, उसके बाद लिमिट्स को पुट करूंगा. तो मैं इधर से साफ कर रहा हूं, साइड में नोट कर लो. तो ये हो गया -1/x ln e - ir. अब रख देंगे यहां पर लिमिट 0 से i और यहां t/l. अब बताओ, जब मैं इसमें, अच्छा इसको थोड़ा सा और सेट कर लेता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, माइनस को और 1/r को इधर भेज देता हूं. तो ये यहां से देखो ln e - ir. जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो पहले किसकी जगह i रखना, ये भी ध्यान रखना. i किसकी जगह? i की जगह, क्योंकि वेरिएबल कौन है? करंट. तो लिमिट्स भी किस में पड़ेंगी? करंट्स में. तो पहले i की जगह i, फिर i की जगह 0. तो पहले मान के चलो मैंने ये i की जगह i रख दिया है, -ln e माइनस i की जगह कितना? 0 into r. इज दैट क्लियर? -0 into r. ठीक है, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो गया -r/t/l. बोलो, तो यहां से देखो ln e - ir. बोलो, यहां ये वाला फंक्शन तो 0 हो गया, कितना बचा? ln e इज इक्वल टू -r/t/l. बोलो यहां आ गए? नहीं आए? अभी देखो क्लियर है, बिल्कुल आ जाएंगे. ln या log का एक फॉर्मूला होता है, ln a/b कैन बी राइट ln a - ln b. सबको पता होना चाहिए. मैंने तो उसको क्लास 9th में पढ़ा था, आई थिंक, मुझे अगर याद हो बहुत अच्छे से तो. अब बोलो, ये क्या है? ln a - ln b जैसा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? ln a की जगह e - ir अपॉन e. इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू -r/t/l. ये r से r काट मत देना कहीं, ln का फंक्शन है. देखो आ गया ना यही. कुछ लोग कहेंगे सर ये कहां से आ गया? अरे इसको इधर मल्टीप्लाई करके देखो, यही दिखेगा. इज दैट क्लियर? बोलो, तो समझ गए ये कैसे आया है? क्लियर? इंटीग्रेशन क्लियर? चलो, अब मैंने ये डायरेक्ट जो फंक्शन यहां लिखा था, अब मैं दोबारा यहीं से शुरू करता हूं. साइड में आपने मेंशन कर लिया, या आपने हो सकता है बीच में ही कर लिया और नो प्रॉब्लम, डेरिवेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने साइड में बताया. चलो, अब ये इंटीग्रेशन तो हो गया. अब मैं इसको हटा रहा हूं. इससे पता नहीं क्या हो गया, इस पर से पानी नहीं निकल रहा. चलो, अब ये जो फंक्शन आया है, इंटीग्रेट करने के बाद इसको अपन थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं. जैसे ये वाला फंक्शन को उधर भेज देते, तो यहां से मैं देखूंगा ln e - ir अपॉन e विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस का साइन RT/l. अब यहां पर क्या है? मुझे ln को हटाना है. जिन लोगों ने लॉगरिथम की पढ़ाई की है उनको ये बात पता होगी, और नहीं पता होगी तो मेरे गुरुजी जैसे साधारण भाषा में बताते थे, मैं आपको वैसे बताता हूं. अगर कोई सर पे चढ़ा हुआ है तो उसको उतारने के लिए लॉग या ln का इस्तेमाल करते हैं, और लॉग या ln लगा हुआ है, अगर मैं उसको हटा दूं तो बाकी की चीजें सर पे चढ़ जाती है. कैसे समझते हैं? अगर मैं ln को यहां से हटाना चाहूं, तो ये वाला फंक्शन है, या तो इधर भी ln होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन इधर ln नहीं है और मैं इधर को ln हटाना चाहता हूं, तो इधर का ln हटाने के लिए ये वाला फंक्शन जो है जो सर पे चढ़ जाए. किसके? ln के साथ. अगर नहीं है ln तो ये e के ऊपर चढ़ता है. इज दैट क्लियर? ये छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी. -e - ir अपॉन e. बोलो, यहां मैंने ln को हटा दिया तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा? किसी के सर पे चढ़ जाएगा, इंटू t. इज दैट क्लियर?
ई के सर पे चढ़ जाएगा, कुछ नहीं है चढ़ने के लिए तो ई के सर पे चढ़ जाएगा, कुछ होता तो उसके सर पे चढ़ जाता। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर मुझे इसे उतारना है तो फिर से मैं ln ले लूंगा दोनों साइड का, इधर का ln ले लूंगा, इधर का ln ले लूंगा, तो ये वाला फंक्शन तो यही लौट के आ जाएगा और ये वाला फंक्शन ये आएगा, इसके साथ में ln e बचेगा और ln e की वैल्यू को हम 1 कंसीडर करते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो। अब यहां पे थोड़ा सा और सेटअप कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर बहुत ही नजदीक है। इसी को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये e माइनस आई आर विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। अब ये E वालों को एक तरफ कर लेता हूं, IR वालों को एक तरफ कर लेता हूं, इसको मैं इधर ले आया तो E माइनस ई टू दी पावर R अपॉन L इंटू टी, और इसको मैं इधर ले गया, दिस इज IR। इज दैट क्लियर? मुझे IR नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, I चाहिए, तो मैं इस R को इधर क्या करूंगा, डिवाइड लगा दूंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो अब यहां से पहले मैं इस E को कॉमन ले लेता हूं, इसमें से E को, तो यहां कितना बचा, 1 माइनस, और यहां 1 बचा, यहां कितना बचा, यहां भी E कॉमन चला गया तो क्या बचा, E की पावर R अपॉन L इंटू टी इज इक्वल टू IR। समझ गए? मैंने ये EMF वाले E को कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचा, 1 माइनस E टू दी पावर R अपॉन माइनस R अपॉन L इंटू टी। ठीक है, मेरे को I चाहिए तो मैं R को भी इधर डिवाइड लगा देता हूं, और यहां से मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू E अपॉन R माइनस 1 माइनस E टू दी पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। ये एक फंक्शन मेरा बनकर तैयार हुआ। ध्यान से देखो, ये क्या है, बैटरी का ईएमएफ या बैटरी का पोटेंशियल, ये क्या है, उस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसको भी ट्रीट कर सकता हूं, इसको भी ट्रीट कर सकता हूं E अपॉन R, ये भी क्या बन गया, करंट। लेकिन मैं इसको इनिशियल या मैक्सिमम करंट बोल दूंगा, क्यों, मैं आगे आपको समझाऊंगा। सो I विल बी इक्वल टू I नॉट 1 माइनस E टू दी पावर R अपॉन L इंटू टी। इस फंक्शन को देखकर आपको समझ आया कि करंट किस तरीके से ग्रोथ करती है इंडक्टर के अंदर, इस तरीके से ग्रोथ करती है, इस तरीके से बढ़ती है करंट, पोटेंशियल जो एनर्जी स्टोर होती है वो इस तरीके से होती है। इज दैट क्लियर? यहां पर मुझे एक बात आपको और बतानी है, ध्यान रखना, ये इसके साथ नहीं है, मेरा बार बार नीचे आ जा रहा है, ये इसके ऊपर पावर में है, R अपॉन L इंटू टी। मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो R अपॉन L है ना, इट हैज डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम की डायमेंशन रखता है। आप 12th में आ गए तो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, यूज करके देख सकते हैं, पता चल जाएगा। चलो, और यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं मैं, टाउ, इसको मैं बोलता हूं टाइम कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू, टाउ की वैल्यू L अपॉन R रखना चाहता हूं। इसकी वैल्यू कितनी है, टाउ की वैल्यू L अपॉन R, और टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, मैं इसमें एक मॉडिफिकेशन और भी कर सकता हूं, इस R अपॉन L को हटा सकता हूं और इसकी जगह 1 अपॉन टाउ रख सकता हूं। इज दैट क्लियर? तो इसको भी मैं कर देता हूं यहां पर, ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। सो I विल बी इक्वल टू I नॉट 1 माइनस E टू दी पावर माइनस T अपॉन टाउ, where tau is time constant and value for the tau is L upon R। इंडक्टेंस को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा, और इस एक्सप्रेशन को आप दिमाग में भी रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? कैसे करंट का ग्रोथ होता है ये बात हमें समझ आ जाएगी। बोलो, चलो कुछ और बातें मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अब बताओ, ये जो फंक्शन है इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि करंट लगातार किसी इंडक्टर में ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, बढ़ती जा रही है। मैं आपसे पूछूं, अच्छा मैं आपसे बोलूं, द करंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग
फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू i मैक्स। मैक्सिमम करंट तक क्या कर रही है, इसके अंदर स्टोर कर रही है। बोलो। एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब इंफिनिटी जैसा टाइम। इस बात को भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको खुद समझ आ जाएगा ये ऐसा मैंने क्यों बोला है। सबसे पहले मैं कुछ चीजों को रख करके यहां एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। कैसा ग्राफ बनाना चाहता हूं समझने की कोशिश करना। बहुत ही फेमस ग्राफ है, आप जहां पर भी किसी से पढ़ेंगे या बुक्स को खोलेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके का ग्राफ तुरंत मिल जाएगा। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान से सुनना। मैं यहां पर अगर आपसे ये बोल दूं कि टी को मैं एक टाउ के बराबर रख दूं, मतलब एक कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर रख दूं, तो जब मैं यहां पर रखने जाऊंगा इसको एक टाइम कांस्टेंट के बराबर, सो दिस इज गोइंग टू बी आई विल बी आई नॉट 1 माइनस टी टू दी पावर, बताओ कितनी हो जाएगी, -1। समझ गया ना ये कैसे रखा है मैंने। इस टॉ को उठा करके यहां रखा टी की जगह, तो टी टॉ अपॉन टॉ से कट गया तो -1 बचा। ठीक। जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो यहां i इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर -1 को मैं 1 अपॉन ई लिख सकता हूं। मैं साइड में आपको बता दे रहा हूं 1 अपॉन ई की वैल्यू 0.37 होती है। इज दैट क्लियर? बोलो। तो जब मैं इसमें से 0.37 को घटाऊंगा तो i की वैल्यू विल बी 0.63 आई नॉट। इज दैट क्लियर? क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 1 अपॉन ई की वैल्यू को मैंने 0.37 रख दिया। तो ध्यान से सुनना, करंट क्या कर रही है, करंट क्या कर रही है, ग्रो कर रही, ग्रो कर रही, ग्रो कर रही है। और आफ्टर द लॉन्ग टाइम करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मैंने मान लिया जब लॉन्ग टाइम के बाद करंट कांस्टेंट होगी तो उसकी वैल्यू को मैंने यहां आई नॉट से डिनोट कर दिया। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है। बोले यहां पर क्या है, ये क्या है, इधर नीचे टाइम होगा तो टाइम कांस्टेंट मैंने टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, टाइम को इस तरीके से मैंने यहां कंसीडर कर लिया। टॉ क्या है, 1 टाइम कांस्टेंट। तो 1 टाइम कांस्टेंट यहां पर अगर मैं इस बात को मार्क करने जाऊं तो बताओ यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। क्या कुछ मेरी बात समझ पाए? जब कोई इंडक्टर ग्रोथ के फेज में, उसमें करंट का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, या चार्जिंग के फेज में है, तो बताओ उसमें कितनी करंट हो जाएगी, एक टाइम कांस्टेंट के बाद उसमें 0.63 आई नॉट या 63% ऑफ मैक्सिमम करंट के बराबर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम करंट की 63% करंट क्या हो जाएगी, उसमें स्टोर हो जाएगी। कितने टाइम के बाद, एक टाइम कांस्टेंट के बाद, टॉ के बाद। क्या मेरी ये बात समझ पाए? क्या ये मेरी बात समझ पाए? चलो मैं यहां पर इसको हटा करके नोट करके बताता हूं, लिख करके, और लैंग्वेज को समझना, फिर मेरे को बताना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं कह सकता हूं 10 इन 1 टाइम कांस्टेंट करंट रीचेस 63%, परसेंट में लिख रहा हूं, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। क्या क्लियर है? एक टाइम कांस्टेंट में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना पहुंच जाता है, 63%। और आई नॉट होने के लिए तो इंफिनिटी लगेगा। इस बात को भी मैं अभी आपको समझाता हूं। अब क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, एक टाइम कांस्टेंट से 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट, बढ़ते बढ़ते टाइम बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब आप यहां इनफाइनाइट रखने जाओगे, तो मैं करके बता देता हूं आपको, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। बोलो, e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। और e की पावर इंफिनिटी हो जाने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
और ई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि करंट विल बी इक्वल टू आई नॉट। क्या आप समझ पाए मेरी बात? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको लैंग्वेज में लिख के बताया था, अब वो मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ क्लियर कर दिया कि टाइम बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी हो गया तो ई की वैल्यू घटते घटते कितनी हो जाएगी 0, और जब ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस समय करंट विल बी आई नॉट, मतलब इंफिनिटी टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगी मैक्सिमम। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आई थिंक बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। बोलो अब मेरी बात का जवाब देना। मैं यहां पर आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूं जो स्पेशली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते तब तक हमारे लिए कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। ठीक है, अब नोट लगा के मैं आपको एक बात बताता हूं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा एक बात बताओ, करंट कांस्टेंट हो गई, जहां करंट कांस्टेंट हुई वहीं मेरा गेम ओवर। मैं कौन हूं? इंडक्टर। आपको पता है शुरुआत से मैं ये डिस्कस करते चले आ रहा हूं कि इंडक्टर वेरिएबल करंट पे काम करता है। अगर करंट कांस्टेंट हो गई तो इंडक्टर को कोई लेना देना नहीं है। और क्या हुआ है आफ्टर द इंफिनिटी टाइम, क्वेश्चंस में ऐसा बोलेगा कि आफ्टर द इंफिनिटी टाइम, तो आपको पहले ही समझ जाना है। वो कहेगा आफ्टर द इंफिनिटी टाइम करंट क्या हो गई कांस्टेंट। इसका मतलब अब इंडक्टर नहीं रहा। कौन बन गया? एक सिंपल कंडक्टिंग वायर। क्यों? क्योंकि करंट क्या हो गई कांस्टेंट। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? एक कंडक्टिंग वायर या रेसिस्टर की होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती। इंडक्टर ऑलवेज वर्क्स ऑन द वेरिएबल करंट। इज दैट क्लियर? तो क्या मैं इस बात को यहां पर मेंशन कर दूं? आफ्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्वेश्चंस के लिए, आफ्टर इंफिनिटी टाइम या लॉन्ग टाइम जैसे टर्म का भी यूज करेगा, वर्ड का यूज करेगा, आफ्टर द इंफिनिटी टाइम इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ सिंपल कंडक्टिंग वायर। और बोलो इंडक्टर के अक्रॉस क्या कोई पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? बिल्कुल नहीं। क्या कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा? बिल्कुल भी नहीं। जितना भी बैटरी जो पोटेंशियल ऑफर करेगा वो सब कहां जाएगा? रेसिस्टेंस के पास जाएगा, रेसिस्टर के पास जाएगा। इंडक्टर के पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा आफ्टर द इनफाइनाइट टाइम। इज दैट क्लियर? तो क्या मैं इस बात को भी मेंशन कर दूं? तो मैं कह सकता हूं क्या? नो induced EMF in इंडक्टर। बोलो इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी 0। रिमेंबर ये कहानी मैंने तब बताई है जब हम लोग इंफिनिटी टाइम के बाद देख रहे हैं इसको। तो मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं, इसके आगे यहां मेंशन कर दे रहा हूं, ऑल बैटरी पोटेंशियल, बोलो क्या करेगा? अपीयर करेगा कहां? ऑन रेसिस्टर। इज दैट क्लियर? वैल्यू कितनी होगी? V इक्वल टू आई आर। और यही किसके बराबर होगा? बैटरी के ईएमएफ के बराबर। ई जो हम लोगों ने क्या किया था? अप्लाई किया था। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ ऑफ करंट इन अ इंडक्टर एंड फंक्शन इज दिस। इस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो भी मैथमेटिकल सी होंगे, ज्यादातर एलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? एक दो सवाल के माध्यम से भी बात करेंगे। बोलो क्लियर है? मैं इसको हटा दूं? अचानक से ये मेरे स्प्रे जेट ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है, मुबारक हो। चलो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एससीबी का एक प्रॉब्लम है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इसको नोट कर रहे हो तो कर चुके होगे आई थिंक। मैं इसको हटा दे रहा हूं। टॉ की वैल्यू आपको याद है ना? टाइम कांस्टेंट नाम होता है, वैल्यू L अपॉन R के बराबर होती है।
टाइम का यूनिट रखता है या टाइम का डायमेंशन रखता है? चलो क्वेश्चन एक करा देता हूं पहले इसमें, फिर बाद में और भी करेंगे। एससी वर्मा से मैंने ये प्रॉब्लम लिया, एससीबी से, और क्वेश्चन है एक इंडक्टर है, एन इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L इक्वल टू 20 मिली हेनरी है, ठीक है, और एक रेसिस्टर है या फिर इंडक्टर का ही रेसिस्टेंस है, और उसका रेसिस्टेंस मैंने लेट से यहां R इक्वल टू 10 ओम कंसीडर, 10 नहीं 100 ओम मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद एंड बैटरी भी लगा रहा हूं मैं। कितनी बैटरी लगा रहा हूं? मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, और ये सब क्या है? कनेक्टेड इन सीरीज। देख ही रहे हम लोग सबको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी पैरेलल में अभी कनेक्शन नहीं किया था। अब इसमें मेरे को 2-3 चीजें बतानी है। फाइंड, पहला पार्ट टाइम कांस्टेंट बताइए, फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट। दूसरा पार्ट द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तीसरा पार्ट टाइम टेकन बिफोर करंट reaches 99.9% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, राइटिंग तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम्स मुझे बताने हैं, 3 इसके पार्ट्स है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करूं, टाइम कांस्टेंट। वेरी इजी फॉर मी, T इक्वल टू L अपॉन R। बोलो, अभी अभी हम सीख के आए कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L अपॉन R। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। L की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20 मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3 हेनरी, अपॉन रेसिस्टेंस कितना है 100। बोलो, ये ऊपर जाएगा तो एक पावर को और बढ़ाएगा, तो मैं कह सकता हूं T इक्वल टू 2 पावर को और बढ़ाएगा, T इक्वल -5, उससे ये चला जाएगा, कितने बचेंगे -4, तो 20 मिली नहीं 20 नहीं 0.2 मिली सेकेंड टाइम। इज दैट क्लियर? पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम करंट। सबको पता है मैक्सिमम करंट कब होगी, जब टाइम इंफिनिटी हो जाएगा। बोलो, और इंफिनिटी होने के बाद जो जितनी भी करंट होगी, जितना भी पोटेंशियल होगा, वो सब किससे पास करेगा? रेसिस्टर से। तो आई कैन से मैक्सिमम करंट विल बी E नॉट अपॉन R। E नॉट मतलब बैटरी पोटेंशियल, या E अपॉन R, जैसा आपको सही लगे आप ऐसा लिख लो, ठीक है। E इज 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस इज 100, तो आई कैन से मैक्सिमम करंट, इसको मैं I नॉट के नाम से जानता था, मैक्सिमम करंट I नॉट इन द सर्किट विल बी 0.1 एम्पियर। इज दैट क्लियर? ये आपने भूलना नहीं है। अगर आप ये भूल गए मैक्सिमम करंट कब होगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज ही नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, टाइम टेकन, इसको हटा दूं, 1 2 3। अब मुझे बताना है कि कितना टाइम लगेगा करंट को 99.9% वैल्यू पे पहुंचने के लिए, किसके मुकाबले? इसकी मैक्सिमम वैल्यू का। तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं इक्वेशन। बोलो कौन सी इक्वेशन? I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस E टू दी पावर -t अपॉन टाउ। यहां पर मुझे t की वैल्यू बतानी है। इज दैट क्लियर? और मुझे बाकी चीजों की वैल्यू पता है, जैसे टाउ की वैल्यू पता है, I नॉट की वैल्यू पता है, ये अभी अभी मैं निकाल के लाया था। हाँ, ये भी मुझे पता है I कितना है, देखो ये 99.9%। तो परसेंट में निकाल करके वैसे अगर मैं लिख दूं तो इस वैल्यू को मैं क्या मेंशन कर सकता हूं? बोलो, मैं इसको लिख सकता हूं 0.99। किसका कह रहा? मैक्सिमम वैल्यू का। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? I नॉट मेरे लिए। और ये वैल्यू कितनी है? I नॉट।
अब आई नॉट की वैल्यू डालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आई नॉट वैसे भी एलिमिनेट होने वाला है। बोलो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, और टॉ की वैल्यू आई थिंक मैंने अभी अभी कैलकुलेट करी थी, और वो थी 0.2 मिली सेकेंड। इज दैट क्लियर? या ऐसे करो, अगर मैथमेटिक्स यहां अजीब लग रही तो पहले इसको ऐसे टॉ रहने दो, बाद में हटा देंगे, ठीक है। या आई से आई क्या हो गया, मर गया। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दिस विल बी ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये इधर जाएगा 1 माइनस 0.99। बोलो एक में से 0.99 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.01। इज दैट क्लियर? विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टॉ। मैंने आपको बताया अगर कोई किसी को सर पे चढ़ाना है तो एलन को हटा देंगे या लॉक को हटा देंगे। अगर कोई सर पे चढ़ा हुआ है और उसको अपन उतारना चाहते हैं किसी पावर को, तो हम क्या करेंगे, एलन को लेंगे, एलन को लगाएंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां टेक एलन ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड का जब मैं एलन लूंगा तो यहां हो जाएगा एलन, एक बार करके बता देता हूं, माइनस टी अपॉन टाउ, एंड दिस विल बी एलन 0.01। इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे, इसमें मैंने सॉल्व करूंगा तो मैंने आपको बताया पावर आगे आ जाएगा, तो माइनस टी अपॉन टाउ एलन ई। ये लॉग को सॉल्व करने का तरीका होता है, एलन को सॉल्व करने का तरीका। इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एलन 10 टू दी पावर माइनस 2। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एलन 10 टू दी पावर माइनस 2। अरे 0.01 को 10 टू दी पावर माइनस 2 लिख सकता हूं। तो यहां पर माइनस टी अपॉन टाउ, मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, एलन ई की वैल्यू को हम 1 कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहां पर तो ये हो गया कितना, 1। बोलो ये एलन लिया है, पावर आगे आ जाएगा -2, और एलन कितना हो गया, 10। -2 आगे आएगा, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, एलन 10 की वैल्यू 2.3 के बराबर होती है। इज दैट क्लियर? बोलो अब यहां देखो, ये माइनस से माइनस मर गया, मुझे टाइम बताना है, तो टी इज गोइंग टू बी टॉ या 2 टॉ। एलन 10 की वैल्यू कितनी है, 2.3। अब कोई मेरे से ये मत कहना कि ये कैसे पता आपको कि एलन 10 की वैल्यू 2.3 होती, कुछ वैल्यूज आपने याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैंने टी की वैल्यू निकाल ली, 2 टॉ इंटू 2.3। टॉ की वैल्यू मुझे पहले से पता है, क्वेश्चन में दे रखी 0.2 मिली सेकेंड, उसको मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा और आंसर को मैं मिली सेकेंड में ही निकाल लूंगा। तो ये 2, इसको मैंने 0.2, ये 2.3, और ये मिली सेकेंड नहीं रखा मैंने, तो आंसर किसमें आ जाएगा, मिली सेकेंड में। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 0.98 मिली सेकेंड। इज दैट क्लियर? आंसर भी किसमें आ जाएगा, मिली सेकेंड में। 98 नहीं, 92 मिली सेकेंड कर लो। इज दैट क्लियर? बोलो मजा आ रहा है? और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इसके तो लेक्चर वैसे मेरे हिसाब से तो 3 बनने चाहिए, तब जाके हम पूरी बातों को डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा बता भी नहीं सकते, प्रॉब्लम होगी। ये मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बताया, एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। अब हम लोग डिके के बारे में बात करेंगे और 2-1 प्रॉब्लम्स 2-3 और सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा आपको लास्ट में बताऊंगा मैं क्या करूंगा। इसके लिए एक लेक्चर और रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उसमें मैं सीरीज पैरेलल ऑफ इंडक्टर बताऊंगा, और उसी के अंदर नाम सीरीज पैरेलल ऑफ इंडक्टर होगा, उसमें 1-2 सवाल सीरीज पैरेलल इंडक्टर का कराऊंगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आईआईटी मेन से एडवांस लेवल के हो सकते हैं, उनको हम प्रैक्टिस कर लेंगे एलआर सर्किट से रिलेटेड। चलो, तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा हेडिंग लगा लो, ग्रोथ तो हो गया। अब हम करेंगे क्या, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। मतलब क्या हुआ, डिके बताओ कब होगा, जब कोई वैल्यू क्या होगी, फुल्ली चार्ज हो गई होगी, या कोई वैल्यू मैक्सिमम हो गई होगी, तभी तो टूटना शुरू करेगा, कम होना शुरू करेगा, डिके होना शुरू करेगा। तो उस पिक्चर को मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, जो डायग्राम हमने बनाया था, ये इस तरीके से रेसिस्टर लगा था, और ये यहां पर इस तरीके से इंडक्टर लगा था। ये यहां पर मैंने कोई एक स्विच लगाया था, उसको इस तरीके से कनेक्ट किया था, और यहां मैंने कोई इस तरीके से बैटरी लगाया था, और यहां इस तरीके से मैंने स्विच लगाया था। इसका नाम मैंने S1 रखा था, इसका नाम मैंने S2 रखा था। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक यही हो रहा है, अभी तक यही हो रहा है। ये स्विच ऑन है, यहां से करंट जा रहा है, यहां मस्त स्टोरेज चल रहा है,
करंट लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता करंट ग्रो करे, या मैंने मान लिया कि करंट की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो चुकी है, करंट की वैल्यू आई नॉट हो चुकी है, करंट सैचुरेट हो चुका है। नाउ आई वांट टू डिस्कस डिके ऑफ करंट, कैसे करंट कम होगी। हमने तो आए बोल दिया बैटरी हटा दी, करंट जीरो। दिस इज नॉट द रियल फंक्शन। कैसे करंट डिके करती है, जैसे हम आए, हमने बोला बैटरी लगाई, इंडक्टर चार्ज। कैसे इंडक्टर चार्ज, वो हमने सीखा था, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी ओवर टाउ। इज दैट क्लियर? ऐसे ही हम इस डिको को भी सीखने वाले हैं। बोलो, मैं कह सकता हूं एट द टाइम करंट इज एट इट्स पीक, ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहा हूं, वैल्यू कितनी है, आई नॉट। करंट क्या है, पीक पे है, मैक्सिमम है। और क्या सिचुएशन थी अभी तक, S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। ये सिचुएशन थी, लेकिन मुझे डिके कराना है, तो मैं क्या करूंगा, उल्टा करूंगा इसको। अब क्या कर दूंगा, मैं S1 को ओपन कर दूंगा और S2 को क्लोज्ड कर दूंगा। समझना मेरी बात को। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, क्या होगा, बोलो, करंट डिके करना स्टार्ट कर जाएगी। और इस समय जैसे मैंने ओपन किया है, क्या हुआ है, t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम आई नॉट के बराबर। ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना कि यहां टाइम जीरो तो करंट जीरो। अगर करंट जीरो हो जाएगा तो डिके किस चीज का होगा, करंट का डिके तो तभी होगा जब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होनी चाहिए, या मैक्सिमम होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मैंने मान लिया इस समय करंट क्या है, आई नॉट है, और मैंने अब इसको क्लोज कर दिया और इसको ओपन कर दिया। इसको ओपन करने का साधारण मतलब है कि ये जो बैटरी लगी हुई है सर्किट में, अब इसका कोई भी लेना देना इस सर्किट से नहीं है, क्योंकि ये करंट की सप्लाई नहीं कर सकती। इसका मतलब इसका होना ना होना बरोबर है। तो मैं इसको हटा करके इसका एक फिल्टर डायग्राम बना देता हूं। ये सिचुएशन हो गई। अब सिंपली मैं इसको इस तरीके से इस कंडक्टिंग वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया। सिंपल सिचुएशन। क्या हुआ, जो भी करंट इसके अंदर ग्रो करके स्टोर कर गई थी, जो भी एनर्जी स्टोर कर गई थी, जो भी ग्रो हो गया था, अब उसके बाद ये क्या होगा, ये एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा और इससे करंट क्या करने लगेगी, डिके करने लगेगी, या एनर्जी को डेसिपेट करेगा। मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं ये सब कुछ। बोलो, तो मैं कह सकता हूं नाउ बैटरी इज disconnected and current starts decaying। करंट में क्या होने लगा, डिके होने लगा। तो फिर से क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड। मैं कुछ लोगों को याद दिला दूं, ये मत सोचने लगना कि करंट हटा दी गई है, बैटरी हटा दी गई है तो इसमें करंट का ग्रो, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कैसे पैदा होगा। माइकल फैराडे के लॉ को याद करने की कोशिश करना। करंट के बढ़ने से मतलब नहीं है, करंट के घटने से मतलब नहीं है, फ्लक्स के बढ़ने से मतलब नहीं है, फ्लक्स के घटने से मतलब नहीं है, मतलब है चेंज से। चेंज होना चाहिए, अगर चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अगर चेंज नहीं है तो हम नहीं है। माने कौन, इंडक्टर। अगर चेंज है तब तक हम हैं। चेंज में इधर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से सिर्फ करंट के डायरेक्शन पे फर्क पड़ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? लेकिन करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो हम नहीं रहे, तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी माइनस एल डी आई ओवर डी टी, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। बोलो, प्रोड्यूस इन द इंडक्टर, इतना प्रोड्यूस हो गया इंडक्टर के अंदर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, फिर से इसका फंक्शन बनाएंगे, लाइक किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे। इस बार तो बैटरी है नहीं तो इसमें ड्रॉप होगा, इसमें ड्रॉप होगा, बराबर जीरो के होगा। बोलो, पूरे लूप में पोटेंशियल का ड्रॉप या सम ऑफ पोटेंशियल किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। करें? तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया। अब अपन यहां से किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे और इसका फंक्शन बनाकर रेडी करेंगे।
तो लगा लो, पॉइंट लगा लो, हेडिंग लगा लो, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक है। अरे लिख लो यार, बोलो इस पॉइंट से कहीं स्टार्ट करेंगे, जल्दी से कर देते हैं। मान लेते हैं इसका पॉइंट का नाम ए है, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट बी है, इसके अंदर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल आई आर, इसके अंदर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एल डी आई अपॉन डी टी बराबर कहां पहुंच गए, बी ए से बी ए मर गया। और इस फंक्शन को अगर थोड़ा सा सेट करके लिखने की कोशिश करूं, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसको इधर ही रोक ले रहा हूं और आई आर को उधर भेज दूंगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस। बोलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर से वही बात है, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं करंट का फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो मेरे को करंट कांस्टेंट भी चाहिए और उसका वेरिएबल फंक्शन भी चाहिए। तो बताओ ये डी आई है तो आई को इधर भेज दूंगा और डी टी को इधर भेज दूंगा ताकि मेरा फंक्शन इजीली तैयार हो पाए। फिर मैं उसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। डी आई अपॉन आई, इस आई को इधर ले आया, इज इक्वल टू माइनस एल को मैंने इधर ले गया और आर डी टी। आपको पता है एल भी कांस्टेंट है, आर भी क्या है, कांस्टेंट है। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट्स का ध्यान रखेंगे यहां पर। अगर मैं कहूं जब टाइम कितना है 0, तो करंट कितनी है 0, फिर से वही गलती। अगर टाइम 0 करंट 0 तो ये डिके का केस नहीं हो सकता, तो ये किसका केस हो जाएगा, बोलो ग्रोथ का करंट, ग्रोथ का केस हो जाएगा। ग्रोथ हो नहीं पाएगी क्योंकि बैटरी नहीं लगी है। इसका मतलब जब मैंने बैटरी को हटा दिया था उस दरमियान करंट कितना था, मैक्सिमम आई नॉट। इज दैट क्लियर? जब टाइम कितना था 0, उसके बाद टाइम जब कुछ टी हुआ तो करंट में क्या कुछ हो गया, डिके हो गया और मैंने वैल्यू मान ली उसकी कितनी हो गई, आई हो गई। 0 तो नहीं मान सकते, ऐसे ऐसे 0 मानना संभव नहीं है। और ये बहुत ही आसान है। अभी अभी मैं देख के आया हूं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या था ln x। तो यहां पर क्या है 1/i है और डी आई है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln i। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ln i। लिमिट लगा देंगे आई नॉट से i तक इज इक्वल टू माइनस एल आर। बोलो dt dt विल बी t, अपर लिमिट t माइनस 0, इसका मतलब मैं इसको t ही लिख लेता हूं। इज दैट क्लियर? यहां लिमिट डाल देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी ln i अपर लिमिट माइनस ln I नॉट लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस एल आर टी। बोलो क्या कोई टेंशन, मुझे लगता है कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई क्या, हाँ एक चीज ये गड़बड़ हो गई है, ये क्या कर दिया मैंने, ये एल को मैंने डायरेक्ट इधर कैसे भेज दिया, आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट यार। ये डायरेक्ट इधर कैसे चला जाएगा, ये तो डिवीजन में जाएगा ना। आप लोग तो मेरी हेल्प करते नहीं सर, हम कैसे हेल्प करेंगे, सारा किया कराया काम अभी खराब हो जाता। ये इधर जाएगा डिवीजन में, तो माइनस आर अपॉन एल। नाउ ओके, बोलो अब इस फॉर्मूले को मैंने अभी अभी आपको बताया, मैं इसको हटा दूं, मैंने आपको अभी अभी बताया ln a अपॉन बी कैन बी राइट ln a माइनस ln b। तो ln a माइनस b कैन बी राइट ln i अपॉन i नॉट। तो आई कैन से दिस इज ln i अपॉन I नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर ओवर एल इंटू टी। अभी अभी मैंने आपको बताया कोई सर पे चढ़ा है तो उतारने के लिए एलन का इस्तेमाल करेंगे, और किसी को सर पे चढ़ाना है तो एलन को हटा देंगे। बताओ जब मैं यहां से एलन को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन आई नॉट विल बी इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन किसके ऊपर चढ़ जाएगा, ई के ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि इधर एलन नहीं है, ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। इज दैट क्लियर? चलो मैं इसको हटा रहा हूं, 1 2 3 नोटेड। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आई विल बी इक्वल टू आई नॉट, ये क्या आ गया यार, बहुत ही खतरनाक लोग हैं इधर। तो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। इज दैट क्लियर? यहां पर एक चीज और भी क्लियर कर सकते हैं, बताओ टाइम कांस्टेंट याद आया, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल अपॉन आर। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन
टाइम कांस्टेंट, पूरी इक्वेशन को सही से लिख देते। अब टाइम कांस्टेंट के बारे में तो हमें सब पहले से ही पता है, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। बोलो क्लियर है? ये किसका फंक्शन हो गया? करंट डिके का फंक्शन। मतलब अगर आपने बैटरी हटा दी है तो कुछ इस तरीके से करंट क्या करेगी? डिके करेगी। बोलो, और जीरो होने में कितना टाइम लेगी? चेक कर लो अपने आप से, खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि जीरो होने में कितना टाइम लेगी। बोलो, करंट का जीरो होने का मतलब, इस फंक्शन का जीरो होना, इस फंक्शन के जीरो होने का मतलब ई का जीरो होना। और ई जीरो कब हो सकता है बताओ? अगेन आफ्टर दी इनफाइनाइट टाइम। बोलो, अगर मैं यहाँ टी की जगह इन्फिनिटी डाल दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब आफ्टर द इन्फिनिटी टाइम। ऐसा है क्या? है ऐसा है क्या? नहीं, ये ग्रोथ नहीं है। बोलो, बोलो। चलो अब यहां पर सोचो, मैं क्या कह सकता हूं? हम यहां पर देख रहे हैं कि करंट इमीडिएटली जीरो फॉल नहीं कर रहा है। वी कैन सी करंट डज नॉट फॉल जीरो इमीडिएटली जीरो नहीं हो रहा है। इस फंक्शन को देख के हमें पता चल रहा है ये। बोलो, तो फिर से वही पुरानी कहानी है। मैं कह सकता हूं करंट डिक्रीजेस एज टाइम प्रोग्रेसेस। बोलो, टाइम क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है या पास कर रहा है, तो करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो फिर से वही कहानी है, कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा चेक कर लेते। मैं बोलूं आफ्टर आ टाइम कांस्टेंट, मतलब टॉ टी किसके बराबर होना चाहिए? टॉ के बराबर होना चाहिए। तो करंट कितना होगा ये चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन में रख के। मैं यहां पर ग्राफ भी बनाने वाला हूं, आपको पता ही है ग्राफ। तो यहां पर मैंने t इक्वल टू टॉ रखा, तो ये हो गया I इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर। बोलो, यहां टॉ रखूंगा, इससे ये चला जाएगा, कितना बचेगा? e की पावर -1। और मैंने आपको अभी बताया था कि e की पावर -1 का कितना मतलब होता है? e की पावर -1 मतलब 1/e मतलब 0.37। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं कह सकता हूं यहां पर 0.37 आई नॉट। एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट की वैल्यू 0.37 आई नॉट हो जाएगी। इसका मतलब कितना डिके हो गया? क्या आप मुझे ये बता सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो? द करंट और रिड्यूसेस टू, परसेंट में लिख रहा हूं, कितना? 37%। कितना रिड्यूस कर गया? 37% आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। अच्छा बताओ, 37 रिड्यूस कर गया, इट मींस क्या हो गया? इट मींस 63% डिके कंप्लीटेड। क्या मेरी बात को समझ पाए? इसका मतलब 37% डिके हो गया, सॉरी 37% पे रीच कर गई। इसका मतलब है 63% डिके क्या कर चुका है? कंप्लीट कर चुका है। मतलब एक टाइम कांस्टेंट में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना रह जाएगा? 37%। डिके कितना हो गया? 63%। क्या कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। जल्दी से ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, टाइम वर्सेस करंट ग्राफ। बोलो, मैंने मान लिया कि करंट कहीं ना कहीं से क्या करेगी? अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगी और उसके बाद इस तरीके से डिके करती जाएगी और कुछ समय बाद जाके इस लाइन में टच कर जाएगी। मतलब क्या होगी? करंट जीरो। लेकिन उससे पहले मुझे यहां पर एक बात समझनी है। जहां पर टी किसके बराबर है? टॉ के बराबर है। यहां कोई 2 टॉ है, यहां कोई 3 टॉ है। इस समय जो वैल्यू है करंट की, वो मैक्सिमम का 0.37% ही बचा है। मैंने गलत बोल दिया, मैक्सिमम का 0.37 आई नॉट बचा है।
या मैक्सिमम का 37% ही बचा है। कितनी करंट डिके कर गई? 63%, 63% करंट क्या कर गई? डिके कर गई। क्या क्लियर है? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? आप इसको नोट कर लो, मैं तब तक मार्कर को थोड़ा सा खाना खिला देता हूं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। अब कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं यार, लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन विदाउट क्वेश्चंस भी कोई मतलब नहीं है। चलो एटलीस्ट 2 सवाल कर लेते हैं। एक सवाल मैं आपको होमवर्क कर दूंगा, आप घर से करना, मुझे उसका जवाब देना। पहला क्वेश्चन हमने किया था एससी वर्मा से, एक क्वेश्चन मैं और लेने जा रहा हूं एससी वर्मा से। इस बार डीके का केस ले लेते हैं। बोलो, लेकिन ये टॉपिक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें एलआर सर्किट के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं। उनको मैं एक और नया लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं सीरीज पैरेलल एलआर के सीरीज पैरेलल इंडक्टर के बारे में बताऊंगा, वहां पर सॉल्व करवाऊंगा, ताकि मेरे दोनों काम हो जाएंगे। छोटा टॉपिक है सीरीज पैरेलल इंडक्टर का, वहां पे बता दूंगा उसको। लिखो, क्वेश्चन नोट करो। एन इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस कोई L इक्वल टू 20 मिली हेनरी है और रेसिस्टर 100 ओम का है। रेसिस्टर R इक्वल टू 100 ओम। एंड एक सेकेंड, माता जी आ गई थी, तब तक मैंने क्वेश्चन भी नोट कर दिया। चलो, टाइम थोड़ा बच ही गया हम लोगों का। क्या बोल रहा है? एससीबी का प्रॉब्लम है। एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी है, एक कोई रेसिस्टर है जो 100 ओम का है। और इस सर्किट को 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो, पहली बात उसने लॉन्ग टाइम क्लियर किया। किस लिए किया है पहले पढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम द सर्किट इज शॉर्ट सर्किट, उसलिए नहीं किया जो हम सोच रहे थे। सर्किट क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या? बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बोलो, बैटरी हट गई, और जब बैटरी हट गई, कह रहा फाइंड द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 मिली सेकेंड आफ्टर इन द शॉर्ट सर्किट, आफ्टर द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के 1 मिली सेकेंड के बाद कितनी करंट बची? ऑफ कोर्स ये किसका केस है? डीके का केस है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इनकी लैंग्वेज को लिखने में लग रहा है। बोलो, इसको मैं यूज कर सकता हूं, तो इसके लिए पहले मैं कुछ बातों का पता कर लूं, जैसे टॉ पता कर लूं, आई नॉट पता कर लूं। आई नॉट सबको पता है, क्या होगा? आफ्टर द लॉन्ग टाइम E अपॉन R। बैटरी 10, रेसिस्टेंस 100, करंट 0.01। ऐसा है क्या? है नहीं, ऐसा है क्या? 0.1 एम्पियर। और टॉ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट L अपॉन R। रेसिस्टर इंडक्टर इज 20 मिली हेनरी अपॉन रेसिस्टर इज 100, तो टॉ फिर से आने वाला है कितना? 0.2 मिली सेकेंड। और मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? वो टाइम कैलकुलेट करना है। बोलो, यार ये मुझे क्या लग रहा है, ये 1 से 0 गया, 0.1 ही आना चाहिए ना। 10 रह गया, हाँ 10 का 0.1 ही तो बनेगा। चलो, क्या कंफ्यूजन हो जाता है। चलो, आई विल बी इक्वल टू, क्या कह रहा है? कितना समय के बाद, कितना समय के बाद, एक इंफॉर्मेशन मुझे और भी चाहिए, कितना समय के बाद नहीं, इतना समय के बाद करंट कितना है। चलो, ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो ये हो गया 0.01 e टू दी पावर माइनस टी, मुझे पता करना है
टॉ की वैल्यू बाद में रख दूंगा। इज दैट क्लियर? बोलो, किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। नहीं, सब कुछ तो दिया ही है, ये टाइम भी तो दिया है, जाने दो। माइनस टाइम कितना? 1 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ अपॉन टॉ की वैल्यू कितनी है? 0.2 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड से ये मिली सेकेंड कट गया, इससे काटूंगा कितना हो जाएगा? ऊपर 10 नीचे 2 5, मतलब I इक्वल टू 0.1 e की पावर -5। बोलो, e की पावर -5 का क्या मतलब है? ये तो बहुत आसान है ना। e की पावर -5 का मतलब है 1 अपॉन e की पावर 5, और 1 अपॉन e की वैल्यू कितनी होती है? 0.37, और उसकी पावर कितनी करनी है? 5। डोंट थिंक -5, 1 अपॉन e विल बी इक्वल टू 0.37, तो इसका पावर क्या करना है? 5, नॉट -5। ओके, तो यहां पर अब इसमें क्या कैलकुलेशन करना है और आप इसको सॉल्व कर लेना। 0.01 0.37 137 की पावर 5, और यहां पर मैं करंट की वैल्यू को मेंशन कर देता हूं। दिस विल बी 6.9 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। इज दैट क्लियर? बोलो। नेक्स्ट, जल्दी से नोट कर लेते हैं, लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE मेंस 2021। 2021 में एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आज जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, डिके एंड ग्रोथ को लेकर के। इसके चैलेंजिंग प्रॉब्लम और भी हो सकते हैं। 2021 जेई क्वेश्चन है, टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी टू रीच 25% of its maximum value। ये मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू when a solenoid resistance R inductance L is connected, T तो गायब ही हो गया कनेक्टेड में से, कनेक्टेड टू अ सर्किट या बैटरी। ठीक है, बैटरी। आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं, तब तक आप सॉल्व करो। अब ये मत समझना कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है, बस करंट की जगह पोटेंशियल का खेल, सॉरी एनर्जी का खेल है। इन्फिनिटी एंड ऑप्शन सी विल बी Ln अपॉन R, सॉरी R अपॉन L, Ln 2, एंड ऑप्शन सी D इज L अपॉन R Ln 10 कर लो इसको। ठीक है, कर लो ट्राई। 1 2 3 कर लिया, जिसका ऑप्शन सी आया इज द करेक्ट आंसर। कैसे समझते हैं? मेरे से कह रहा है कि 25% एनर्जी हो गई आफ्टर द टाइम, जिसमें L और R इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं U। बोलो कितना हो गया? 25% का मतलब हो गया 2.5% ऑफ U नॉट। इनिशियल का 0.25%, इनिशियल का 0.25 या फिर 25%। इनिशियल वैल्यू को मैं लिख सकता हूं U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। सबको पता है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इतना होता है। तो बोलो फाइनली अगर मैं इसको U नॉट लिखता हूं तो मुझे यहां I नॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। बोलो, और अगर यहां U लिखता हूं तो I का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो हाफ L
आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और इसका कितना 0.25 या फिर 25%। इज दैट क्लियर? यहां पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आई की वैल्यू मेरे को यहां मिल जाएगी, आई की वैल्यू यहां मिल जाएगी 25 को कितना कर सकता हूं 0.5, रूट स्क्वायर रूट ले रहा हूं, दिस इज आई नॉट। बोलो, तो यहां से पता चल गया आई करंट कितना बचेगा सर्किट में जब 25% एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो करंट बचने वाला है हाफ। करंट का इक्वेशन लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, यहां लिख दे रहा हूं। बोलो क्या होता है इक्वेशन, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। एक चीज मुझे और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टाउ। तो टाउ को मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, एल अपॉन आर, तो उसकी वैल्यू एल अपॉन आर ही रख देंगे जरूरत पड़ने पे। बोलो इज दैट क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन के आंसर्स में भी एल अपॉन आर दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। जल्दी से रख लेते हैं, आई कितना हो गया आई नॉट बाई 2, तो आई कैन पुट इट आई नॉट बाई 2 इंस्टेड ऑफ आई विल बी आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आई नॉट से आई नॉट मर गया, यहां कितना बचा 1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आपको पता है ये पावर है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलन, बोथ साइड का एलन ले लेता हूं, तो ये हो गया एलन 1/2 इज इक्वल टू एलन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसको हम लिख सकते हैं एलन 1 माइनस एलन 2। एलन 1 की वैल्यू 0 होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एलन 1 माइनस एलन 2 इज इक्वल टू, बताओ इसको एलन लूंगा तो ये पावर क्या होगा माइनस टी अपॉन टाउ, आगे आ जाएगा, यहां बचेगा कौन एलन ई। एलन ई की कितनी वैल्यू होती है मैं आपको बता चुका हूं 1। बोलो ये कितना हो गया 0, यहां हो गया माइनस एलन 2 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ, और एलन ई की वैल्यू को हम 1 रख सकते। और यहां से मुझे क्या बताना है टाइम, तो क्वेश्चन में आंसर भी मुझे साफ साफ दिखने लगा है, टी इक्वल टू टाउ एलन 2, और टाउ को मैं क्या लिख सकता हूं एल अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा एलन 2। इज दैट क्लियर? तीसरा ऑप्शन सही हो गया। चलो अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क कर देता हूं, फिर इस लेक्चर को ऑफ करूंगा, और एलआर सर्किट के जो और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है दूसरी लीग पे, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा, जब मैं बात करूंगा सीरीज पैरेलल इंडक्टर की, उसके साथ साथ वहां पर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एक इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल स्टोर्स 64 जूल ऑफ एनर्जी। 64 जूल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, एंड डेसिपेट करता है डेसिपेट एनर्जी एट द रेट ऑफ 640 जूल। 140 जूल पर सेकंड ना लिखने के बजाय मैं सीधा इसको वॉट लिख दे रहा हूं, और इसको भी वॉट कर दे रहा हूं, ठीक है। और इसमें करंट की वैल्यू भी मुझे देनी पड़ेगी, व्हेन द करंट 8 एम्पियर passes through 8। ठीक है, मुझे बताना है if coil is joined in circuit with a ideal battery। आइडियल बैटरी का मतलब
जिसके पास इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। फाइंड द टाइम ऑफ सर्किट इन सेकेंड। पहला, चलो ऑप्शन नहीं दे, ऑप्शन दे रहा हूं। 0.4 बी है, 0.8 सी है, 0.125 एंड डी है 0.2। ये टाइम किसमें दिए हुए? सेकंड्स में। मैं बोल के बता दे रहा हूं, अगर कहीं लैंग्वेज में 19-20 हो गया हो क्वेश्चन की तो आप इसको देख लेना। एक इंडक्टर है जिसने इतनी एनर्जी स्टोर करी है, लेकिन वो डेसिपेट कर रहा है कितना? इतना। इसका मतलब ये कितना हुआ इसका? 10%। जो भी 25% वाला सवाल था ना, ये 10% हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है करंट की वैल्यू उसमें कितनी हो गई है? 8 एम्पियर। तो यहां से मेरे को करंट की वैल्यू भी पता है। पावर निकालने के लिए बोलो, पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। वहां पर मुझे करंट की वैल्यू भी पता है। आपने बताना टाइम कितना होगा। पहले मैंने करंट से कराया सवाल, फिर मैंने एनर्जी स्टोर से कराया, अब ये पावर का सवाल है। कहानी वही है। इज दैट क्लियर? और ये सवाल कोई भी आलस नहीं करेगा, आप मेरे को होमवर्क में बताएंगे। मैं बस इस बात से परेशान हूं कि इसमें कोई डेटा मिसिंग या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है। अब शायद मैं इस चीज के लिए आगे रेडी नहीं हूं। बोलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए। एंड इंपॉर्टेंटली इसके जो और अच्छे सवाल है एलआर सर्किट के, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा विद द सीरीज पैरेलल ऑफ इंडक्टर। सो बाय बाय।